रतन के चेहरे के एक्सप्रेशन उसे देखते ही बिगड़ गए। तभी वहां खड़ी नर्स ने रागिनी को संभाल लिया और बिस्तर पर लिटा दिया। कुछ देर के बाद जब रागिनी को होश आया तो नर्स ने रागिनी की तरफ देखते हुए कहा, आप ठीक तो हैं मिस रागिनी? आपका चेहरा मुरझाया हुआ लग रहा है। आप ऐसे अचानक ही बेहोश हो गईं। रागिनी ने नर्स की तरफ देखते हुए कहा, जब मैं टीना को बचाने के लिए वहां गई थी तो मुझे झील के पानी में उतरना पड़ा था। टीना को हॉस्पिटल भेजने के बाद मुझे भी फीवर हो गया था। जब मैं घर पर आराम कर रही थी तभी हॉस्पिटल से फोन आ गया और मैं यहां पर आ गई। शायद ये सब थकावट की वजह से है। नर्स ने पूछा, मिस रागिनी, क्या मैं आपको कोई दवाई लाकर दूं? ये सब कहते हुए नर्स ने टीना की आईवी की बोतल बदल दी, लेकिन तभी रागिनी ने उसे मना करते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं डॉक्टर से अपने लिए दवाएं ले आती हूं। इतना कहकर उसने रतन की तरफ देखते हुए कहा, रतन जी, मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रही हूं, मुझे मेडिसिन की जरूरत है। मैं यहां पर जो भी डॉक्टर हैं उनके पास जाकर मेडिसिन लेकर आती हूं। तब तक क्या आप यहां पर रुक सकते हैं? रतन ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, मैं यहीं पर रुकता हूं, तुम जाओ। रागिनी ने बाहर जाते हुए एक नजर टीना की तरफ देखा जो अभी भी सो रही थी। फिर उसने दरवाजा बंद किया और बाहर चली गई। रतन खड़ा हो गया और खिड़की के पास आकर बाहर देखने लगा। आसमान में पूरा चांद खिला हुआ था। उसकी रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी। कुछ देर बाद रतन को ऐसा लगा जैसे खिड़की के बाहर से उस पर कोई नजर रख रहा था। इसलिए रतन ने खिड़की के अंदर से ही चिल्लाते हुए कहा, कौन है वहां पर? सामने आओ, ऐसे अंधेरे में क्यों खड़े हो? रतन ने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली और खुद से कहा, यह क्या हो रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि आज फिर से कुछ बुरा होने वाला है? क्या मुझे पुलिस को बुला लेना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि वो आकर टीना की सेफ्टी का ध्यान रखें और उसका ख्याल रखें? यही सब सोचते हुए उन्होंने थोड़ी देर बाद पुलिस को बुला लिया और पुलिस ने टीना को हॉस्पिटल में निगरानी करने के लिए भेज दिया। वहां की पुलिस ऑफिसर ने पर्सनली हॉस्पिटल की सेफ्टी के लिए 2 पुलिस वालों को वहां पर भेजा था। वो नीचे हॉल में रुके हुए थे। तभी रतन ने टीना को बड़बड़ाते हुए सुना। वो कुछ कह रही थी, पापा, पापा, आपको क्या हुआ? प्लीज उठ जाइए। उसे ऐसे देखकर रतन ने टीना का हाथ पकड़ते हुए कहा, टीना, डरो मत, रतन काका यहां पर हैं, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें कोई भी चोट नहीं पहुंचा सकता। अब रतन हॉस्पिटल के सामने एक कैबिनेट के पास बैठे हुए थे। उन्होंने देखा कि टीना की लंबी पलकें जोर जोर से हिल रही थी, लेकिन उसकी आंखें नहीं खुल रही थी। ऐसा लगा कि वो कोई बुरा सपना देख रही थी। जब दरवाजा खोलने की आवाज आई तब उन्होंने उस तरफ देखा। बाहर से मयंक अंदर चला आ रहा था। रतन ने मयंक की तरफ देखते हुए कहा, तुम अचानक कहां से आ गए? मैंने तुम्हें यहां पर आते हुए तो नहीं देखा। मयंक ने रतन की तरफ देखते हुए कहा, मैं बस अभी अभी आ रहा हूं। रतन जानते थे मयंक की वजह से ही अब तक टीना जिंदा थी। उसके ऊपर इस महीने 3 बार हमले हुए थे। उन तीनों हमलों से मयंक ने उसे बचाया था। अगर मयंक नहीं होता तो टीना का बचना नामुमकिन होता। रतन ने मयंक को अपने पास बुलाते हुए कहा, मयंक, यहां आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मयंक ने अपने मुंह पर उंगली रखते हुए रतन को शांत रहने का इशारा किया और टीना की तरफ देखते हुए बाहर चलने को कहा। रतन समझ गया। वो जानता था कि मयंक क्या चाहता है। टीना वहीं पर सोई थी और वो लोग उसे डिस्टर्ब ना करें, ऐसा वो चाहते थे। जैसे ही वो दोनों बाहर गए, टीना होश में आ गई। टीना ने मयंक को जाते हुए देखकर कहा, तुम यहां कैसे आए? तुम्हें पता है मैंने कितने बुरे बुरे सपने देखे हैं। मैंने सपना देखा कि मेरी माँ मुझसे मिलने आई है। मैंने दूसरा सपना देखा कि मेरे पापा एक पेड़ पर रस्सी से लटके हुए हैं और तुमने उन्हें अपने हाथ के चाकू से मार डाला है। उनके पेट पर बहुत सारे घाव किए हैं। इसके बाद भी तुम रुके नहीं। तुमने रतन काका को भी मार डाला। तुमने उनका गला काट दिया। सुन रहे हो ना तुम? जब टीना ने अपनी बातें खत्म की और आंखें खोली तो उसने देखा कि मयंक और रतन एक साथ बाहर जा रहे थे। उसे इस बारे में सोचकर अच्छा लगा कि मयंक वहां पर आया था और कांच के दरवाजे से वो उसे बाहर खड़ा देख पा रही थी। टीना ने बड़बड़ाते हुए कहा, मैं जानती हूं मयंक, जब झील पर मैं गिरने वाली थी तब अपने मुंह पर कपड़ा बांधे हुए तुम ही वहां पर आए थे और तुमने ही मुझे आवाज लगाई थी। मैं तुम्हारी आवाज कैसे भूल सकती हूँ? मैं तुम्हें कहीं पर भी पहचान सकती हूँ। लेकिन अगर तुमने मुझे बचाया था तो तुम फिर से पानी में क्यों कूदे? टीना अभी भी पैसेज में रतन को और मयंक को एक साथ बात करते हुए देख रही थी। जब टीना ने अपनी पलकें झपकाई और आंखें खोलकर देखा तो वो बस देखते रह गई। मयंक के चेहरे पर कुछ खून के छींटे आ गए थे क्योंकि उसने अपने हाथ में पकड़े चाकू से रतन का गला रेत दिया था। रतन जोर से चिल्लाया, ये तुम क्या कर रहे हो मयंक?
मुझे मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? तुम जानते नहीं हो मैंने तुम पर कितना भरोसा किया था। टीना उन दोनों को हैरानी से देखने लगी। इस वक्त वो कुछ नहीं कर सकती थी, बस उस लाल खून को दीवार और रतन के गले से नीचे गिरते हुए देख रही थी। टीना ने चिल्लाते हुए कहा, तुम रतन को मारना चाहते हो? क्यों मारना चाहते हो? क्या किया है उन्होंने? वो ये सब चिल्लाकर कहना चाहती थी, लेकिन जब उसने रतन के गले पर चाकू चलाते हुए अपने सामने देखा तो उसकी आवाज चली गई। वो चाहकर भी चिल्ला नहीं पाई। रतन का गला काटते ही रतन जमीन पर वहीं गिर गया। इसके बजाय उसने अपने गले को एक हाथ से ढक लिया था और अपना पैर उठाकर मयंक के मुंह पर दे मारा। उनके लात मारने से मयंक दीवार पर गिर गया। जब तक अंदर से सारे लोग बाहर आते, मयंक दीवार कूद कर वहां से भाग गया। टीना उनके पास जाते हुए जोर से चिल्लाई, रतन काका मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको बचा नहीं पाई। आप इतनी जल्दी हार मत मानिए, डॉक्टर यहीं पर हैं, वो आपको ठीक कर देंगे। टीना अपने बेड से नीचे आ गई और जब उसके पैरों से उससे चला भी नहीं जा रहा था तो घसीटते हुए वो रतन के पास जाने लगी। उसने रतन के पास जाकर उसका सिर अपनी गोद में ले लिया और कहा, रतन काका आप ऐसा नहीं कर सकते, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। आपने कहा था ना कि आप मेरे साथ रहेंगे, मेरा ख्याल रखेंगे। अब कौन ख्याल रखेगा मेरा? मैं आपको जाने नहीं दूंगी। टीना को अब जाकर एहसास हुआ, रतन काका उसके पापा के खास खानसामा और दोस्त ही नहीं थे, बल्कि वो उन्हें अपने पापा की तरह समझती थी, जबकि रतन भी टीना को अपनी बेटी की तरह समझते थे। टीना ने उनके गले से बहुत सारा खून बहते हुए देखा तो कहा, रतन काका यहाँ आ जाइए, इस तरफ वहां पर बहुत खून गिर चुका है और उस खून से फर्श लाल हो चुकी है। अपनी गर्दन से खून बहता देख रतन ने अपने गले पर एक हाथ रखकर दबाया हुआ था, लेकिन फिर भी वहां से खून बाहर आ रहा था। उन्होंने टीना की तरफ देखते हुए कहा, टीना बेटा मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। टीना को रतन के लिए बुरा लग रहा था और उनका गला काटने वाले पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने कहा, रतन काका मैं सुन रही हूं, आप कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं? रतन ने खांसते हुए कहा, तुम गलत समझ रही हो टीना, मयंक वो नहीं है जो तुम समझ रही हो। मयंक तो रतन ने बताने के लिए मुंह खोला जरूर था, लेकिन वो ज्यादा कुछ कह नहीं पाए। उन्होंने जो कहना था वो पूरा नहीं कह पा रहे थे। दर्द की वजह से इससे पहले कि टीना कुछ और पूछ पाती, वो नीचे गिर गए और ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए उन्होंने अपने प्राण छोड़ दिए। टीना बहुत जोर से चिल्लाई, रतन काका नहीं, ऐसा मत करो, मुझे छोड़कर मत जाओ, प्लीज मत जाओ। मैं समझ गई कि आप क्या कहना चाहते थे। आप यही कहना चाहते थे ना कि आपका खूनी मयंक है, उसी ने ये सब कुछ किया है। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं रतन काका, मैं जानती हूं वही आपका खूनी है। लेकिन ये सब कहते हुए टीना के दिमाग में अचानक से एक सवाल गूंज गया कि आखिर मयंक ने रतन काका को क्यों मारा। टीना उनकी तरफ देखकर ये सब सोच ही रही थी और अगले ही पल वो बेहोश होकर उन्हीं के बगल में गिर पड़ी। रागिनी, जो अस्पताल के लोगों के साथ वहां पर दौड़ते हुए पहुंची थी, उसने कहा, जाओ जल्दी से स्ट्रेचर लेकर आओ और रतन को भी एक स्ट्रेचर पर लेटा दो। रागिनी ने टीना को अपनी गोद में लिया और वहां पर खड़े कंपाउंडर को स्ट्रेचर लाने के लिए कहा और वो जोर से चिल्लाई, जाओ जल्दी से, पुलिस को बुलाकर लाओ, पुलिस को बुलाकर लाओ, यहाँ पर क्या हुआ है उन्हें बताओ। हॉस्पिटल का स्टाफ जो खून देखकर शॉक्ड हो गया था, रागिनी के चिल्लाने की वजह से होश में आए और पुलिस को बुलाने के लिए नीचे भाग गए। टीना को जब रात को होश आया तब उसे पता चला कि रतन का खून सुबह हुआ था और जिस कमरे में खून हुआ था टीना को उस रूम से शिफ्ट कर दिया गया था। उसने रागिनी की तरफ देखा जो अपने ही हाथ पर सिर रखकर उसके ही बेड पर सो रही थी। शायद उसे सोने के लिए ज्यादा समय नहीं मिला था, जिस वजह से वो थककर वहीं पर सो गई थी। इंस्पेक्टर आलिया जो खिड़की के पास खड़ी थी और दोनों पर नजर रखे हुए थी, उसने जब देखा कि टीना को होश आ गया है तो वो उसके पास चली आई और उसने कहा, मिस टीना तुम्हें होश आ गया, मैं कितनी खुश हूं तुम्हारे लिए। रागिनी कितनी परेशान थी, जानती भी हो, वो 8 घंटे से यहां से हिली भी नहीं है। आलिया की आवाज सुनकर रागिनी की नींद खुल गई। उसने टीना की तरफ देखते हुए कहा, मिस टीना तुम होश में आ गई, तुम ठीक तो हो ना? टीना ने रागिनी की तरफ देखा और कहा, मिस रागिनी तुम्हें देखकर अच्छा लगा। रागिनी ने टीना के सिर को छूते हुए कहा, अब तुम्हें बुखार नहीं है, तुम्हारा बुखार उतर चुका है, ये बहुत अच्छी बात है। तुम यहीं पर इंतजार करो, मैं तुम्हारे पीने के लिए कुछ लेकर आती हूँ। टीना ने जाती हुई रागिनी का हाथ पकड़कर कहा, मिस रागिनी, रतन काका कहाँ हैं? रागिनी ने टीना की तरफ देखकर एक पल के लिए कुछ भी नहीं कहा, फिर धीरे से कहा, रतन को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया है, वो नहीं रहे।
टीना ने गुस्से से रागिनी का हाथ पकड़ लिया और कहा, रागिनी, पापा, क्या पापा इस बारे में कुछ जानते हैं? वो सब कुछ जानते हैं ना? वो नहीं जानते हैं ना? रागिनी ने आलिया की तरफ देखा, जो उन दोनों से नजरें नहीं मिला पा रही थी। आलिया ये समझ गई और वो बिस्तर के पास आ गई। आलिया ने रागिनी की तरफ देखते हुए कहा, जिस तरह की हालत है और जैसा कि टीना बिहेव कर रही है, मुझे तुम्हें ये नहीं बताना चाहिए, लेकिन बताना पड़ेगा। टीना डर रही थी कि अब आलिया क्या कहना चाहती थी। आलिया ने अपनी आंखों को नीचे किया और फिर टीना से कहा, कल रात जब आप किडनैप हो गई थी तब मिस्टर ओबरॉय घर पर नहीं थे। अब तक हमें उनके बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया है, लेकिन हम। टीना ने जल्दी से पूछा, लेकिन क्या मिस आलिया? मुझसे कुछ भी मत छुपाओ, सब कुछ सच सच बताओ। तुम्हें क्या लगता है मैं ये सब नहीं सह सकती? जब मैंने रतन काका की मौत सह ली तो मैं कुछ भी सह सकती हूँ। आलिया ने कहा, ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें बताऊंगी। हमें मिस्टर ओबरॉय की मर्सिडीज बेंज यहाँ से 26-27 किलोमीटर की दूरी पर नदी के पास उस खौफनाक जंगल में मिली है, लेकिन वहां के लोगों को वो नहीं मिले। टीना ने शॉक्ड होते हुए कहा, मिस आलिया, ये तुम क्या कह रही हो? मेरे पापा जंगल में क्यों जाएंगे, वो भी अपनी मर्सिडीज लेकर? वो घर में ही अपने बहुत सारे हथियारों के साथ निगरानी में थे। वो घर से बाहर कैसे चले गए? वो कभी नदी के पास नहीं जाते हैं। आलिया, नदी के पास जाकर उन्हें घबराहट होती है। उन्हें लगता है कि पानी उन्हें उनकी तरफ खींच रहा है। वो नदी के पास कैसे जा सकते हैं? जरूर उन्हें किसी ने वहां पर बुलाया होगा। आलिया ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे नहीं पता कि मिस्टर ओबरॉय आधी रात को वहां पर क्यों गए, लेकिन यह सच है, पुलिस को उनकी कार वहीं उस खौफनाक जंगल में मिली है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो एक पेड़ के सामने खड़ी थी जहां पर आग लग गई थी। आग लगने की वजह से वहां पर सब कुछ बर्बाद हो चुका है। और वहां के लोगों ने बताया उन्होंने 5 आदमियों को नदी से कहीं जाते हुए देखा था। टीना का चेहरा, जो अभी अभी थोड़ा ठीक हुआ था, फिर से पीला पड़ गया और उसने अपनी कांपती हुई आवाज में आलिया से पूछा, इसका मतलब तुम ये कह रही हो कि मेरे पापा भी मुझे छोड़कर जा चुके हैं? तुम ये कह रही हो कि मैं अब अनाथ हो चुकी हूं? ऐसा नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रही हो। सबसे पहली बात, पापा नदी के पास नहीं जा सकते। अगर वो नदी के पास गए भी होंगे तो भी उन्हें वहां पर घबराहट होती है। अभी अभी तुमने ही कहा ना कि तुम्हें आग में किसी इंसान की डेड बॉडी नहीं मिली, तो मैं कैसे मान लूं कि मेरे पापा मर चुके हैं? ऐसा नहीं हो सकता आलिया, तुम्हें उन्हें फिर से ढूंढना होगा। आलिया ने इनकार करते हुए कहा, आग को बुझा दिया गया था और उसके बाद पुलिस अंदर चेक करने के लिए गई थी। उन्हें वहां पर बहुत सारे सांप मिले, लेकिन वहां पर किसी भी इंसान की डेड बॉडी नहीं थी। पुलिस ने बताया कि रात को कम से कम 12 लोग जंगल में गए थे, क्योंकि वहां पर अचानक से नदी के पानी में उफान आने की वजह से उन्हें वहां से जैसे तैसे निकाला गया था। और साथ ही पुलिस को यह भी पता नहीं था कि अचानक से इतने सारे सांप वहां पर कैसे चले आए। टीना आलिया की तरफ देखती रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस बात पर उसे कैसे रिएक्ट करना चाहिए। तब आलिया ने फिर से कहा, पुलिस बता नहीं पा रही कि जंगल में आखिर हुआ क्या था। उन्हें ऑन द स्पॉट कुछ भी नहीं मिला। कल रात जंगल में बाढ़ आई थी और इसी वजह से पानी के साथ सब कुछ बह चुका है। अगर सिर्फ आग लगी होती तो कम से कम हम राख में कुछ ढूंढ सकते थे, लेकिन पानी की वजह से सब कुछ बर्बाद हो चुका है। वहां पर हम तुम्हारे पापा को नहीं ढूंढ पाए टीना। आलिया ने बहुत सारी कहानियां सुनी थी, लेकिन अभी टीना के सामने ये सब कहना उसे सही नहीं लग रहा था। उसे यह भी पता था कि पुलिस कभी कोई सही इंफॉर्मेशन नहीं देगी। टीना ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, अच्छा, तो तुम ये कह रही हो कि मेरे पापा अभी भी जिंदा हैं, वो बस लापता हुए हैं? कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं उन्हें ढूंढ लूंगी, कुछ भी करके मैं उन्हें ढूंढ लूंगी। आलिया ने कहा, जो कुछ भी आपने कहा वो सच है। अभी तक हमें कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। मिस्टर ओबरॉय जरूर लापता हुए हैं, वो मरे नहीं हैं। यह आपके लिए एक अच्छी बात है। टीना ने कहा, मेरे पापा बहुत ब्रेव इंसान हैं मिस आलिया, वो इतनी जल्दी मरने वालों में से नहीं है। जब मैं बचपन में छोटी थी तब उन्हें एक जहरीले सांप ने काट लिया था और उनका पूरा शरीर नीला पड़ गया था। सब लोग कह रहे थे कि मेरे पापा अब बच नहीं पाएंगे, लेकिन डॉक्टर ने आकर उनका जहर निकाला और वो पहले की तरह ठीक हो गए। इसलिए मैं जानती हूं उन्हें कुछ नहीं होगा। आलिया, मुझसे प्रॉमिस करो, तुम मेरे पापा को ढूंढ कर रहोगी और उन्हें मेरे सामने लेकर आओगी। आलिया ने कहा, तुम फिक्र मत करो टीना, मैं तुम्हारे पापा को ढूंढने के लिए जमीन आसमान एक कर दूंगी। कुछ भी हो जाए मैं उन्हें ढूंढ कर ही रहूंगी। जंगल में जो नदी थी वहां पर कई सारे लोगों की लाशें मिली थी, जिनमें से एक लाश के मिस्टर ओबरॉय होने की पुलिस ने खबर दी थी। आलिया को इस बारे में सब कुछ पता था, लेकिन वो टीना से इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहती थी। वहां पर खड़े एक पुलिस वाले ने कहा, यह अजीब बात है
कि यहाँ पर इतनी आग लगने के बावजूद वो 5 लोग पानी में कैसे चले गए और बिना आग की लपटों में आए। वो इतनी आराम से यहां से कैसे चले गए? क्या हुआ था यहाँ पर? आलिया ने अपने एक ऑफिसर की तरफ देखते हुए कहा, यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ बड़ी चालाकी से किया गया है, इसलिए हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। ऑफिसर ने आलिया की तरफ देखते हुए कहा, मैडम, हमें यहाँ पर कुछ और लोगों के पैरों के निशान भी मिले हैं। आलिया उन पैरों के निशानों की तरफ देख रही थी और यही सब जब उसने टीना को बताया तब याद कर रही थी। टीना इतना तो समझ पा रही थी कि आलिया ने ये सब क्यों कहा था। किसी इंसान के मर जाने की खबर से अच्छा था कि उसे गुमशुदा करार कर दिया जाए, ताकि उसके घर वालों को उम्मीद मिलती रहे कि कहीं ना कहीं वो जिंदा था। टीना ने अब अपने चेहरे पर गुस्से वाले भाव लाते हुए कहा, आलिया, मुझे बताओ, मयंक कहां पर है? उसने हिम्मत कैसे की रतन काका को मारने की? मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। टीना ने अपनी खुद की आंखों से मयंक को रतन काका को मारते हुए देखा था, जिस वजह से वो उससे हद से ज्यादा नफरत करने लगी थी। लेकिन एक बात थी जो उसे अभी भी समझ में नहीं आई थी, आखिर मयंक ने रतन काका को मारने की कोशिश क्यों की? आलिया ने टीना की तरफ देखते हुए कहा, टीना, मयंक गायब हो गया है। हम उसके बारे में कुछ भी पता नहीं लगा पा रहे हैं। पुलिस भी उसे ही ढूंढ रही है। आलिया ने जैसे ही अपनी बात खत्म की, वहां पर एक ऑफिसर ने टीना के रूम का दरवाजा खोल दिया और अपने हाथ में पकड़ रखे फोन को देखते हुए उन्होंने आलिया से कहा, आलिया मैडम, हमें मयंक का पता मिल गया है। हम जानते हैं कि वो कहां पर छुपा है, इसलिए आपको हमारे साथ चलना चाहिए। आलिया ने उसकी तरफ मुड़ते हुए कहा, जल्दी बताओ वो कहां है, इस बार वो भागना नहीं चाहिए। उस ऑफिसर ने कहा, इस वक्त वो दिल्ली एयरपोर्ट पर है। अगर हमने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो वो एयरपोर्ट से भाग जाएगा। आलिया ने गुस्से से कहा, वो एयरपोर्ट पर है? इसका मतलब अब वो इस शहर से भागने की कोशिश कर रहा है, अपने जुर्म से भी भागने की कोशिश कर रहा है। उसे लग रहा है अगर वो यहां से भाग जाएगा तो उसे सजा नहीं होगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। मैं उसे जल्दी ही पकड़ लूंगी। पिछली रात को राघव के जाने के बाद और उसे अलविदा कहने के बाद मयंक उस होटल में वापस चला गया जहां पर डेविड रुका था। जब वो होटल आया तब रात के 12 बज चुके थे। उसने जल्दी से अपने लिए एक रूम बुक किया और रूम में जाकर सो गया। दूसरे दिन सुबह के 10 बजे उसकी आंख खुली तो उसने अपने हाथ में फोन लिया और कहा, क्या मुझे रागिनी को फोन करके पूछना चाहिए टीना कैसी है? टीना के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं चल पाया है। लेकिन जैसे ही उसने फोन हाथ में लिया, फोन की बैटरी खत्म हो गई थी। लियोन ने उससे कहा था कि वो इस जगह को छोड़ना चाहता था। वो अब यहां पर नहीं रहना चाहता। वो बहुत हर्ट हो चुका था। डेविड ने मयंक से कहा, मयंक, लियोन अब यहां पर नहीं रहना चाहता। अब हमें क्या करना चाहिए? मयंक ने कहा, अब क्या करना चाहिए मतलब? अगर वो यहां पर नहीं रहना चाहता तो हमें उसे वापस भेज देना चाहिए। और यह भी सच है कि वो अकेला नहीं जाएगा, वो तुम्हें साथ लेकर जाएगा, तो तुम भी उसके साथ चले जाओ। डेविड ने हैरानी से कहा, लेकिन मयंक, फिर तुम्हारा क्या? मयंक ने डेविड के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मैं यहां पर संभाल लूंगा, मेरी फिक्र मत करो। चलो, मैं तुम दोनों को छोड़ देता हूं। क्योंकि लियोन वहां से जाना चाहता था, मयंक ने रागिनी की कार में बैठते हुए एयरपोर्ट पर गाड़ी को आगे बढ़ा दिया। एयरपोर्ट पर जैसे ही लियोन जाने लगा, उसने मयंक की तरफ देखते हुए कहा, मयंक, जाने से पहले मैं तुम्हें एक सच बताना चाहता हूं। तब मयंक ने कहा, अब कौन सा सच बताना चाहते हो? जो कुछ भी है जल्दी से बता दो। कल के दिन में मेरे साथ इतना सब कुछ हो चुका है कि मैं किसी पर भरोसा नहीं कर पा रहा। ना मैं ठीक से खुश हो पाया, ना रो पाया। लियोन ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, फिर भी मैं जानता हूं कि तुम एक लंबी जिंदगी जियोगे। मयंक ने उसके कंधे पर एक मुक्का मारते हुए कहा, क्या यही बताने वाले थे तुम मुझे? डेविड मयंक के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने मयंक के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मयंक, अगर दिल्ली में तुम्हारा रहना मुश्किल हो जाए और तुम्हें लगे कि तुम अब अपनी जान को नहीं बचा सकते, तो बिना कुछ सोचे समझे तुम मेरे पास अमेरिका आ जाना। मैं कसम खाकर कहता हूं, जब तुम अमेरिका आओगे तो मैं तुम्हें संभाल लूंगा। फिर तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। मेरी बात समझ गए ना तुम? मयंक ने भी उसकी तरफ देखते हुए कहा, डेविड, मैं बस यही चाहता हूं कि तुम कभी मुझसे नफरत मत करना। यही मेरे लिए तुम्हारे संभालने जैसा होगा। मयंक बिना उनकी तरफ देख मुड़ गया और वहां से जाने लगा। उसने अपना राइट हाथ उठाकर उन दोनों को बाय कह दिया था।
जाते जाते उसने कहा, हैप्पी जर्नी। जब पहुंच जाओगे तो मुझे बस बता देना। लियोन ने जोर से कहा, अपना ध्यान रखना मयंक, हम दोबारा मिलेंगे, फोन करना मत भूलना। लियोन और डेविड बोर्डिंग के गेट के अंदर चले गए और मयंक मुड़कर उन्हें देखने लगा। वो उन्हें जाते हुए नहीं देखना चाहता था, लेकिन जब वो जाने लगे तब वो उन्हें ढूंढ रहा था। वो सच में उन दोनों के साथ रहना चाहता था, लेकिन ये भी उतना ही सच था कि वो साथ रह नहीं सकते थे। अभी वो अपनी सोच में गुम था कि उसे सायरन बजने की आवाज आई और उसके कान अलर्ट हो गए। एयरपोर्ट पर पुलिस की गाड़ियों का सायरन सुनाई देना आम बात थी, लेकिन जब मयंक वहां पर था तब इन गाड़ियों का सायरन सुनाई दिया था। इसलिए मयंक ने जल्दी से वहां से बाहर निकलने की सोची, लेकिन पुलिस ऑफिसर्स ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था। मयंक ने अपने हाथ हवा में खड़े किए और आलिया की तरफ देखते हुए कहा, आलिया, ये तुम क्या कर रही हो? तुम मुझे क्यों अरेस्ट कर रही हो? आलिया ने मयंक के सवाल का जवाब नहीं दिया और उसने अपने एक ऑफिसर से कहा, देख क्या रहे हो, गिरफ्तार कर लो इसे। ऑफिसर ने आलिया की बात सुनकर मयंक के हाथ में हथकड़ी पहना दी। मयंक समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा था। अगर वो विदेश में होता तो कब का पुलिस वालों को चकमा देकर भाग गया होता, लेकिन आज उसके सामने आलिया थी जिसकी हर बात वो मानता था। इसलिए वो जैसा कह रही थी मयंक वैसा ही करने लगा। मयंक जिस गाड़ी में बैठा था, आलिया भी वहीं आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गई और गाड़ी चलाने लगी। तब मयंक ने उसे रियर व्यू मिरर में देखते हुए पूछा, आलिया, मुझे बताओ कि यह सब क्या हो रहा है? मुझे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है? मैंने क्या किया है? मैं तो यहां पर डेविड और लियोन को छोड़ने के लिए आया था। मयंक की आवाज चिढ़ भरी थी। दूसरे ऑफिसर ने जब मयंक को आलिया पर चिल्लाते हुए देखा तो उसने मयंक के सिर पर एक चपेट मारते हुए कहा, तुम चिल्ला क्यों रहे हो और एक ऑफिसर से इस तरह क्यों बात कर रहे हो? अगर तुमने अच्छा बिहेव नहीं किया तो तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। जैसे ही उस ऑफिसर ने मयंक को फिर से मारने की कोशिश की, आलिया ने चिल्लाते हुए कहा, बस करो, तुम्हें उसे मारना नहीं चाहिए। इससे पहले कि वो ऑफिसर मयंक के ऊपर हाथ उठाता, आलिया ने उसे रोक दिया था, लेकिन उससे पहले ही मयंक ने उसका हाथ पकड़ लिया था। उसके हाथ हथकड़ी में होने के बावजूद भी वो इतनी आसानी से उसका हाथ मजबूती से पकड़कर बैठा था। जब ऑफिसर ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की तो वो छुड़ा नहीं पाया, क्योंकि मयंक की पकड़ बहुत मजबूत थी। तभी ऑफिसर ने देखा कि मयंक ने कुछ मिनट में अपनी हथकड़ी खोल ली थी, तो उसने जल्दी से अपनी गन निकालकर मयंक के सिर पर तान दी, जिसे देखकर आलिया ने चिल्लाते हुए कहा, ऑफिसर, मैंने तुम दोनों को रुकने के लिए कहा था। ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? तुमने उसके ऊपर गन क्यों तानी है? ऑफिसर ने आलिया की तरफ देखते हुए कहा, आप देख नहीं पा रही, लेकिन उसने अपनी हथकड़ी खोल दी है, वो हम पर हमला कर सकता है। आलिया ने अब गुस्से में कहा, क्या तुम दोनों बहरे हो गए हो? मैंने कहा गन नीचे करो। मयंक ने उस ऑफिसर का हाथ छोड़ते हुए अजीब सी मुस्कान के साथ कहा, अगर मैं तुम दोनों पर हमला करने की सोचता तो तुम दोनों इस वक्त कार के बाहर होते, कार के अंदर नहीं। बेहतर होगा कि तुम दोनों मेरे ऊपर गन ना चलाओ, नहीं तो तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। ऑफिसर अपने दूसरे ऑफिसर की तरफ देखने लगा। दोनों सीनियर ऑफिसर थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे क्रिमिनल्स को देखा था, लेकिन ये कुछ अलग ही था, जिसके अंदर बहुत घमंड भरा हुआ था, और उसने उन दोनों को आलिया के सामने धमकी देने की कोशिश की थी। तभी आलिया ने मयंक की तरफ देखकर उसे समझाया, मयंक, पहले मेरी बात सुन लो। तुम्हें पहले कुछ चीजें समझना जरूरी है। अगर तुमने कोई भी गलती की तो ये तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। मयंक ने हथकड़ी को उसके सामने गिराते हुए कहा, आलिया, मैं तुम्हारी सारी बातें सुनूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे हथकड़ी पहनाने की जरूरत नहीं है। मैं इसे नहीं पहनूंगा। दोनों ऑफिसर अभी भी शॉक में थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि मयंक ने इतनी जल्दी अपनी हथकड़ी कैसे खोल ली थी। आलिया ने कार रोकी और अपने दोनों ऑफिसर्स को देखते हुए कहा, ऑफिसर्स, मुझे मयंक से अकेले में बात करनी है। आप दोनों कार से बाहर जाइए। ऑफिसर ने आलिया की तरफ देखते हुए कहा, नहीं मैडम, आप नहीं जानती, ये आदमी बहुत खतरनाक है। हमें डर है कि कहीं ये आपके साथ कुछ गलत ना कर दे। आलिया ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, ऑफिसर्स, अगर वो मुझे चोट पहुंचाना चाहता है तो तुम दोनों के सामने भी वो मुझे चोट पहुंचा सकता है, लेकिन अगर उसने अभी तक ऐसा नहीं किया है, इसका मतलब है वो मेरे साथ कुछ गलत नहीं करेगा। प्लीज तुम दोनों बाहर जाओ। आलिया की बात सुनकर दोनों ऑफिसर्स मयंक की तरफ देखते हुए बाहर चले आए।
इतना तो वो अब तक समझ गए थे कि मयंक कोई छोटा मोटा गुंडा नहीं था। जब वो हथकड़ी को अपने हाथ से ही खोल सकता था, इसका मतलब वो जरूर पहुंची हुई चीज था। जैसे ही वो दो ऑफिसर्स कार के बाहर चले गए, मयंक ने कार का दरवाजा बंद कर दिया और ऑफिसर से सिगरेट मांगकर उसने सिगरेट को अपने मुंह में रख लिया। फिर उसने आलिया की तरफ देखते हुए कहा, आलिया, अब बताओ तुमने मुझे अरेस्ट क्यों किया है? आलिया ने उसकी तरफ देखकर कहा, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। मयंक ने कहा, कैसा सवाल? क्या तुम मुझसे यह पूछ रही हो कि मैंने कुछ गलत किया है या नहीं? आलिया ने गुस्सा होते हुए कहा, पहले मेरे सवाल का जवाब दो, फिर बताऊंगी। आज सुबह 3 बजे तुम कहां थे? मयंक ने आलिया की तरफ देखा और कहा, आज सुबह 3 बजे मैं अपने होटल में सो रहा था। आलिया ने उसकी तरफ अपनी आवाज सख्त करते हुए कहा, तुम झूठ बोल रहे हो मयंक। मयंक ने चिल्लाते हुए कहा, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? मुझे तुमसे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? तभी आलिया ने कहा, क्या तुम 3 बजे सुबह सिटी हॉस्पिटल नहीं गए थे? मयंक ने हैरान होते हुए कहा, मैं भला सिटी हॉस्पिटल क्यों जाऊंगा? मुझे तो पता भी नहीं वहां पर कौन है। आलिया ने गुस्से से कहा, मयंक, तुम्हें पता है कि तुम वहां पर किस लिए गए थे, और मुझे भी यह पता है कि तुमने वहां पर किसका खून किया है। मयंक 1 मिनट कुछ भी बोल ही नहीं पाया। उसे बहुत बड़ा शौक लगा था। उसने आलिया की तरफ देखते हुए कहा, क्या कहा तुमने? मैंने किसी का खून किया है? आलिया, तुम मुझे जानती हो, मैं किसी का खून कैसे कर सकता हूं? आलिया ने अपने फोन को हाथ में लिया और उसने उस पर एक वीडियो ऑन कर दिया। उसने मयंक की तरफ देखते हुए कहा, इसे ध्यान से देखो मयंक, ये वीडियो सीसीटीवी फुटेज की एक कॉपी है जिसे मैंने सिक्योरिटी के रूम से लिया है। तुम इसे देखकर खुद समझ जाओगे। मयंक ने उस फोन को अपने हाथ में लिया और उस वीडियो को देखना शुरू किया। वीडियो की क्वालिटी ज्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा था कि उस रूम में क्या हो रहा था। यह करीब सुबह 3 बजे की बात थी। तब आलिया और बाकी के 2 पुलिस वाले हॉस्पिटल के पैसेज में चेयर पर बैठकर झपकी ले रहे थे। तभी आलिया ने किसी आदमी के आने की आहट सुनी। आलिया ने साफ साफ मयंक को अस्पताल के अंदर आते हुए देखा था। उसे देखते ही आलिया ने कहा, मयंक, तुम कहां जा रहे हो? सीसीटीवी फुटेज में मयंक आलिया की तरफ देखता रहा और उसने कहा, मैं टीना से मिलने आया हूं। मयंक मोबाइल हाथ में लेकर वो सारी सीसीटीवी फुटेज देख रहा था। उसने आगे की तरफ देखते हुए कहा, क्या इस वीडियो में मैं नजर आ रहा हूं? लेकिन मैं तो होटल में सो रहा था, मैं तो हॉस्पिटल आया ही नहीं। आलिया ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम गलत कह रहे हो मयंक। तुमने मुझसे यह पूछा था कि टीना का रूम कौन सा है, और मैंने तुम्हें बताया था कि टीना का रूम नंबर 103 है। आगे देखो मयंक, तुम सब कुछ समझ जाओगे। मयंक ने आगे के वीडियो को देखना शुरू किया। उसने देखा कि 2nd फ्लोर पर एक वार्ड में वो चला आया था, और उसने जैसे ही दरवाजा खोला, रतन उसके पास चला आया। फिर उन दोनों ने एक दूसरे से बातें की। बात करते करते वो दरवाजे पर चले आए थे। दोनों बातें कर रहे थे कि मयंक ने रतन की गर्दन पर अपने हाथ में पकड़ी हुई छुरी चला दी। ये सब देखते हुए मयंक ने आलिया की तरफ देखा, जो उसे ही देख रही थी। मयंक ने कहा, आलिया, ये मैं नहीं हूं। मैं भला रतन काका को क्यों मारूंगा? उन्हें मारने के लिए मेरे पास कोई रीजन ही नहीं है। आलिया ने मयंक की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा, सब कुछ तुमने इस वीडियो में अपनी आंखों से देखा है, फिर भी तुम इस बात को मानने से मना कर रहे हो। क्या इस वीडियो में जो मयंक खड़ा है वो तुम नहीं हो? मयंक ने चिल्लाते हुए कहा, आलिया, मैं सच कह रहा हूं। मेरे जैसा नकाब पहनकर इसने रतन काका का खून किया है, और इसी वजह से यह हॉस्पिटल गया था, जबकि कल रात मैं तो अपने होटल में सो रहा था। आलिया खुद से परेशान होकर उसकी तरफ देख रही थी। मयंक ने उसका फोन लौटाते हुए अपने मन में सोचा, जरूर मुझे फंसाने के लिए किसी ने रतन काका को मार डाला है और उसका इल्जाम मेरे ऊपर लगा दिया है। लेकिन मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि यह कौन है जो मुझे इस तरह फंसाने की कोशिश कर रहा है। मयंक को उस औरत पर शक हुआ जिसने टीना का किडनैप किया था, लेकिन वो उसे कैसे मार सकती थी? क्योंकि उसने मयंक का चेहरा तो देखा ही नहीं था, इसलिए ये औरत खूनी नहीं हो सकती। लेकिन जिसने भी मयंक की तरह मुखौटा पहनकर रतन को मारा था, उसने आलिया को अपने झांसे में फंसाने के लिए मयंक की जैसी आवाज निकाली थी। मयंक ने अपने मन में कहा, मेरी जैसी आवाज निकालने के लिए उस खूनी को पहले मुझसे मिलना चाहिए था। शायद वो मुझसे मिला हो।
क्योंकि मेरे चेहरे जैसा नकाब पहनकर उसने खून तो कर लिया, लेकिन मेरी आवाज कैसे निकालेगा? आखिर ये है कौन? जरूर ये मेरा कोई करीबी ही है। आलिया ने मयंक की तरफ देखते हुए कहा, मयंक, अब तुम और क्या कहना चाहते हो? इस वीडियो के बाद तुम मुझे और क्या समझाना चाहते हो, बताओ। मयंक ने नाराज होते हुए कहा, सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बाद अब मैं और क्या कह सकता हूं आलिया? मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन एक बात है जो मैं साफ साफ कहना चाहता हूं। इस वीडियो में दिख रहा वो आदमी मयंक नहीं है। आलिया ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, देखो मयंक, इससे यह साफ जाहिर हो रहा है कि तुमने ही रतन का खून किया है। तुम इस बात से मना भी नहीं कर सकते। मयंक ने कुछ सोचते हुए आलिया से पूछा, तुम्हें क्या लगता है आलिया, इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? आलिया ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, टेक्निकली मेरे नजरिए से तुम्हारे पास रतन को मारने का कोई रीजन नहीं है। उसे मारने से पहले तुम्हें मेरे साथ बात करने की भी कोई जरूरत नहीं थी। इसके अलावा तुम्हारे पास यहां पर एक सबूत भी है कि तुम्हें बहुत सारे लोगों ने भागते हुए देखा है, लेकिन जहां तक मैं तुम्हें जानती हूं, तुम ऐसा करने के बाद भी कभी भागते नहीं, उल्टा वहीं पर खड़े रहते और मुझसे बात करते। इसका मतलब यह है कि तुमने रतन को नहीं मारा। मयंक ने आलिया की तरफ देखते हुए जोर से कहा, और मेरे पास उसे मारने का कोई रीजन है भी नहीं आलिया। बिना किसी रीजन के मैं किसी की जान कैसे ले सकता हूं? आलिया ने अपने फोन की तरफ देखते हुए कहा, अफसोस की बात यह है कि ये सिर्फ मैं टेक्निकल वे में कह सकती हूं। जो भी इस वीडियो में दिखाई दे रहा है या फिर सीसीटीवी फुटेज में, वो तो यही साबित करता है कि तुमने रतन को मारा है, और सीसीटीवी फुटेज अब पुलिस के पास भी है। इसलिए टेक्निकल रूप से जो कुछ भी मैंने अभी कहा उसका कोई मतलब नहीं है। सब तुम्हें ही इस रतन का कातिल ही समझेंगे। मयंक ने पूछा, तो अब तुम क्या करना चाहती हो आलिया? मुझे बताओ कि तुमने क्या सोचा है। आलिया ने मयंक की तरफ देखते हुए कहा, बहुत इजी है मयंक, मुझे तुम्हें अरेस्ट करना होगा और फिर कोर्ट में जज के सामने पेश करना होगा। मयंक ने व्यंग से कहा, तो फिर मुझे अरेस्ट करो और जज साहब के सामने पेश करो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। लेकिन क्या मुझे जस्टिस मिलेगा? आलिया ने मयंक की तरफ सीरियसली देखते हुए कहा, मजाक करना बंद करो मयंक, ये कोई मजाक नहीं है। क्या तुम ये सोच रहे हो कि तुम अरेस्ट होने के बाद भाग जाओगे? तो ये गलत है। मयंक ने फिर से व्यंग से कहा, तुम अच्छे से जानती हो आलिया कि मैंने रतन को नहीं मारा, फिर भी तुम ये सब कह रही हो। आलिया ने कहा, लेकिन मयंक हमारे पास सबूत है और सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं। मयंक ने भी कहा, आलिया मैं तुम्हें करेक्ट करना चाहता हूं, तुम्हारे पास जो सबूत हैं वो नकली हैं। तभी आलिया ने कहा, भले ही सबूत नकली हो तो भी तुम्हें अभी मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा, क्योंकि नकली सबूत भी तुम्हारे खूनी होने का दावा कर रहे हैं। चिंता मत करो मयंक, मैं बस इतना कहना चाहती हूं कि तुम मेरे साथ चलकर अरेस्ट हो जाओ। इस तरह सबको लगेगा कि तुम्हें पुलिस ने खून के इल्जाम में पकड़ लिया है। तुम डरो मत, मेरा इरादा तुम्हें चोट पहुंचाने का नहीं है, लेकिन ऐसे ही तुम असली खूनी तक पहुंच सकते हो। कभी ना कभी तो सच्चाई सामने आ ही जाएगी और तुम्हें पता चल ही जाएगा कि असली खूनी कौन है। मयंक ने व्यंग से कहा, तो फिर मुझे बताओ, तुम मुझे कब छोड़ोगी? सच्चाई आखिर कब सामने आएगी? आलिया ने भी कहा, मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें कब छोड़ूंगी। मयंक ने अब आलिया की तरफ अपनी नजरें करते हुए कहा, क्या तुम मुझे तब तक अरेस्ट करके रखना चाहती हो जब तक तुम्हें असली खूनी ना मिल जाए? तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं जेल में मर जाऊंगा इसका इंतजार करते करते। आलिया ने मयंक की तरफ देखते हुए गिल्टी महसूस किया और फिर कहा, मयंक अगर तुम अपने आप को सही साबित करना चाहते हो और यही साबित करना चाहते हो कि तुमने वो खून नहीं किया, तो तुम्हें सबसे पहले सबूत ढूंढने की जरूरत है। इस चीज का सबूत कि उस दिन तुम 3 बजे हॉस्पिटल में नहीं आए थे। अगर तुम्हारे पास सबूत है तो हम तुम्हें अरेस्ट नहीं करेंगे। मयंक ने इसके बारे में सोचा और मन में कहा, मेरे पास इसका कोई सबूत नहीं है, क्योंकि उस टाइम पर मैं अपने कमरे में अकेला सो रहा था। आलिया ने एक लंबी आह भरते हुए कहा, जब तुम्हारे पास कोई सबूत ही नहीं है तो अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है मयंक, अब तुम्हें मेरे साथ पुलिस स्टेशन ही चलना होगा। मयंक ने भी उसे मना करते हुए कहा, आलिया मुझे सबूत ढूंढना है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जाऊंगा, मैं पुलिस स्टेशन नहीं जाऊंगा। आलिया ने अपनी आवाज को कठोर करते हुए कहा, तुम्हें मेरे साथ वापस चलना होगा मयंक, तुम्हें अब सबूत ढूंढने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे पास अभी कोई सबूत नहीं है, तुम देखो मुझे घूरो मत,
अगर तुम अरेस्ट होने से इनकार करते हो तो तुम वैसे भी तुरंत एक क्रिमिनल बन जाओगे, और फिर ऐसा करने पर तुम उसे कभी नहीं ढूंढ पाओगे जिसने तुम्हें फंसाने की कोशिश की है। शायद उसका यही मोटिव हो कि वो तुम्हें अरेस्ट करवाना चाहता हो। मयंक आलिया की तरफ देखकर गुस्से से उसे घूर रहा था। उसने उदास होकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ वापस चलूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी, तभी मैं तुम्हारे साथ पुलिस स्टेशन चलूंगा। जब आलिया ने सुना कि मयंक उसके साथ चलने के लिए तैयार था तो उसने जल्दी से कहा, क्या है तुम्हारी शर्त, बताओ मुझे। मयंक ने आलिया की तरफ देखते हुए कहा, मैं रतन काका की लाश को देखना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि उस मयंक ने रतन को कैसे मारा। आलिया ने मयंक की तरफ देखकर विश्वास के साथ कहा, यह बहुत ही आसान है मयंक। जब मैं तुम्हें अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले जाऊंगी तो जहां पर रतन को पोस्टमार्टम के लिए लेकर जाया गया है वहां पर मैं तुम्हें लेकर चलूंगी। आलिया मयंक को पुलिस स्टेशन लेकर आ गई। उसने उसे जेल में नहीं डाला, उसे अपने केबिन में बिठा कर रखा। उसने मयंक को हथकड़ी भी नहीं लगाई थी, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती थी अगर मयंक को भागना होता तो वो कब का भाग चुका होता। हथकड़ी और सलाखें उसे कभी रोक ही नहीं पाएंगी। आलिया उसके लिए एक गिलास पानी लेकर आई और उसने मयंक के हाथों में उस गिलास को थमाते हुए कहा, तुम यहां इंतजार करो, मुझे पहले यहां पर रिपोर्ट करना होगा। मयंक ने पानी का गिलास उठाया और वो उसे पीने लगा। उसे खून के इल्जाम में वहां पर लाया गया था, लेकिन उसकी तरफ देखकर नहीं लग रहा था कि वो एक मर्डर सस्पिशियस था। आलिया ने अपने सीनियर ऑफिसर को कॉल किया और कहा, सर, मैं रतन के खूनी मिस्टर मयंक को पुलिस स्टेशन लेकर आ चुकी हूं, लेकिन मयंक का कहना है कि उसने ये खून नहीं किया क्योंकि वो हॉस्पिटल नहीं आया था। उसने मेरे सामने एक शर्त रखी है सर, वो चाहता है कि उसे रतन की डेड बॉडी को देखने दिया जाए। आलिया के ऑफिसर ने कहा, आलिया, उस पर कड़ी से कड़ी नजर रखना। मैं जल्दी पुलिस स्टेशन आने की कोशिश करूंगा। मैं देखना चाहता हूं कि हॉस्पिटल में खून करने वाला खूनी कौन है। जब मैं वहां पर आऊंगा तब मैं उससे पर्सनली बात करना चाहता हूं। आलिया जानती थी कि इस मामले में सीनियर ऑफिसर उसकी कोई मदद नहीं करने वाले। वो कब तक आएंगे इसका भी पता नहीं था, इसलिए उसने अपना फोन रख दिया। फिर आलिया ने मयंक की तरफ देखते हुए कहा, देखो मयंक, सीनियर ऑफिसर यहां पर आ रहे हैं। अगर उन्होंने मुझे इस तरह तुम्हारी खातिरदारी करते हुए देख लिया तो वो मुझ पर गुस्सा हो सकते हैं, इसलिए मुझे तुम्हें जेल के अंदर डालना होगा। मयंक ने हंसते हुए कहा, आलिया, क्या तुम ये कह रही हो कि तुम मेरे लिए फेथफुल हो गई हो, इसलिए वो तुम पर चिल्लाएंगे? वैसे हमारे बीच तो ऐसा कोई रिश्ता है भी नहीं, तो फिर? आलिया गुस्से से मयंक की तरफ देखने लगी। ये तब की बात थी जब आलिया अपने घर में ड्यूटी पर थी। तब मयंक ने उसके साथ उसे टीज करके उसे छोड़ दिया था। आलिया का दिल्ली में ट्रांसफर लेने का सिर्फ यही मकसद था कि वो मयंक से बदला ले सके, लेकिन फिर किसी वजह से उसके मन में मयंक के लिए दुश्मनी की जगह दोस्ती ने ले ली। मयंक भी उसे अपनी एक दोस्त समझ रहा था और उस बारे में पूरी तरह से भूल चुका था। ये सब याद करके मयंक की स्माइल चली गई और आलिया के चेहरे पर सख्त भाव आ गए। फिर उसने ठंडी आवाज में कहा, मयंक, ये मत सोचो कि तुमने मेरी मदद की थी इसलिए मैं उस दर्द को भुला दूंगी जो तुमने मुझे दिया था। वो अभी भी मेरी यादों में ताज़ा है। मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ, ये सारी चीज सुलझाने के बाद मैं तुम्हारे साथ अपना हिसाब बराबर करूंगी। मयंक ने भी नाराज होते हुए कहा, हिसाब बराबर करोगी? किस बात का हिसाब बराबर करोगी? अगर तुमने मुझे मारने की कोशिश नहीं की होती तो मैं तुम्हारे साथ वो सब नहीं करता, समझी तुम? आलिया ने मयंक की तरफ देखकर कहा, मैं उस बारे में और कोई बात नहीं करना चाहती, मेरे पीछे चलो। आलिया अपनी जगह से उठकर बाहर की तरफ जाने लगी तो मयंक भी खड़ा हो गया और उसके पीछे पीछे पुलिस स्टेशन से बाहर जाने लगा। तभी एक ऑफिसर ने उसे देखते हुए कहा, सर, आपको इंटरोगेशन रूम में जाने के लिए कहा गया है। उस ऑफिसर को अब समझ में आ गया था कि मयंक कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, उसकी पहुंच ऊपर तक है, इसलिए उसने बिल्कुल भी बदतमीजी करने की हिम्मत नहीं की। जब सीनियर ऑफिसर पुलिस स्टेशन आए तब उनकी ऑडी ने पुलिस स्टेशन के अंदर एंट्री ले ली। उनकी ऑडी के पीछे एक BMW कार थी। इससे पहले कि सीनियर ऑफिसर अपनी कार से बाहर निकलते, BMW से एक लड़की बाहर आई जो ओबरॉय इंडस्ट्री की मालकिन टीना थी। टीना के साथ रागिनी भी आई थी और रागिनी के पीछे गुजराल खड़ा था। आलिया ने जब इन सबको आते हुए देखा तो वो हैरान रह गई।
उसने टीना की तरफ देखते हुए अपने आप से कहा, इसे किसने बताया कि मैंने मयंक को पकड़ लिया है? एक बात और, ये सब यहां पर क्यों आए हैं? सीनियर ऑफिसर को क्या जरूरत थी इन सबको ये बताने की कि मैंने मयंक को पकड़ लिया है? सीनियर ऑफिसर ने आलिया के चेहरे को पढ़ लिया था। उन्होंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, आलिया, मैं मिस्टर ओबरॉय का पुराना दोस्त हूं, इसलिए जब टीना ने मुझसे फेवर मांगा तो मैं उसे मना नहीं कर पाया। वैसे भी रतन मिस्टर ओबरॉय का पुराना दोस्त था, तो मिस टीना को यह जानने का पूरा हक है कि रतन का कातिल कौन है। आलिया फिर भी की तरह मुस्कुराई और अपना सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, आप सब मेरे साथ अंदर चलिए। जैसे ही टीना ने आगे बढ़ने की कोशिश की, वैसे ही वहां पर मिसेस सारिका वाधवा अपने हस्बैंड के साथ पुलिस स्टेशन में आती हुई दिखी। पुलिस स्टेशन के सीनियर ऑफिसर आनंद बख्शी ने सारिका वाधवा का वेलकम किया और उन्हें अपने कैबिन में आने के लिए कहा। उन्होंने उनका बहुत अच्छा स्वागत किया और कहा, मैं अभी पुलिस स्टेशन के दूसरे सीनियर ऑफिसर विक्रम सिन्हा को यहां पर आने के लिए कहता हूं। तभी सारिका वाधवा ने कहा, आनंद बख्शी जी, आपको यहां पर किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, वो अपने काम में बिजी होंगे। हम बस यहां पर अपना बयान देने के लिए आए हैं। आपको यहां पर किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। वैसे ऑफिसर विक्रम सिन्हा कहाँ गए हैं? कहीं बिजी हैं क्या? आनंद बख्शी ने सारिका की तरफ देखते हुए कहा, विक्रम सिन्हा? वो आपने आलिया के बारे में तो सुना ही होगा। उसने आज हॉस्पिटल में जो खून हुआ था, उसके खूनी को पकड़ लिया है, तो विक्रम सिन्हा उन्हें ही देखने गए हैं। सारिका ने आनंद बख्शी की तरफ देखते हुए कहा, दिल्ली में ऐसी वारदातें अब बहुत होने लगी हैं। हमें दिल्ली की सेफ्टी के बारे में अब ज्यादा सोचना पड़ेगा। हॉस्पिटल में खून होना ये कोई आम बात नहीं है। आनंद बख्शी ने कहा, अब ये तो आम बात नहीं है, लेकिन पता नहीं ये सब कैसे हो रहा है। हमें तो ये भी पता चला है कि ओबरॉय इंडस्ट्री की मालकिन मिस टीना, वो भी यहीं पर आई हुई हैं। उनके किसी जानकार को बेरहमी से मार दिया गया है। सारिका ने हैरान होते हुए कहा, ओबरॉय इंडस्ट्री की मालकिन टीना? अब क्या हुआ उसके साथ? क्या आप जानते हैं कि किसका खून हुआ है? सारिका इन पर इसलिए ध्यान दे रही थी क्योंकि उसने कई बार मयंक को उसके साथ देखा था और उसे पता था कि उन दोनों का कोई अलग रिश्ता था। इसी वजह से वो टीना को अपने बहुत करीब महसूस कर रही थी। जब उन्होंने सुना कि उसका कोई रिश्तेदार मरा था, तो वो जानने के लिए क्यूरियस हो गई। आनंद बख्शी ने सारिका की तरफ देखते हुए कहा, जिसका खून हुआ है उसका नाम रतन था। वो टीना के पापा मिस्टर ओबरॉय का पुराना दोस्त था और वो उनके बेहद करीब था। जिस इंसान ने रतन का गला काटकर खून किया है, वो टीना का ही दोस्त है और वो पहले उसकी कंपनी में ही काम करता था। सारिका ने जब टीना के दोस्त का नाम सुना, तब उसका माथा ठनका। एक अजीब घबराहट उसे महसूस होने लगी। सारिका को अंदर से ही लग रहा था कि कहीं वो आनंद बख्शी मयंक का नाम ना ले ले। उन्हें यह भी लग रहा था कि कोई खूनी था जो मयंक को फंसाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी आनंद बख्शी ने कहा, उस लड़के का नाम मयंक है। सारिका मैडम, क्या आप मयंक को जानती हैं? मिसेस सारिका ने अचानक से खड़े होते हुए कहा, मिस्टर आनंद बख्शी, क्या आप ये कह रहे हैं कि पुलिस ने मयंक को अरेस्ट किया है? आनंद बख्शी जी ने कहा, जी मैडम, मयंक को ही अरेस्ट किया गया है। लेकिन आप ऐसे अचानक कहां जा रही हैं? सारिका जी ने अपने हस्बैंड की तरफ देखा और फिर बाहर जाते हुए कहा, हम मयंक से मिलने जा रहे हैं। तभी आनंद बख्शी ने कहा, मुझे माफ कीजिए मैडम, लेकिन हमें कुछ और अर्जेंट केसेस निपटाने हैं। सारिका ने कहा, इस वक्त मेरे लिए एक बहुत जरूरी काम आ गया है, उन केसेस से भी ज्यादा अर्जेंट। आई एम सॉरी, लेकिन ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगी। अब मुझे जाने दीजिए। धर्मराज वाधवा ने आनंद बख्शी जी से माफी मांगते हुए कहा, इस वक्त हमारे लिए वो काम करना बहुत जरूरी है, इसलिए हमें जाना होगा, हमें माफ कीजिए। सारिका उस ऑफिस से बाहर आ गई थी। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, मयंक किसी का खून कैसे कर सकता है? जरूर पुलिस को कोई गलतफहमी हुई है, वो किसी को नहीं मार सकता। धर्मराज वाधवा ने अपनी वाइफ सारिका की तरफ देखकर कहा, सारिका तुम चिंता मत करो, पहले हमें सबूत देखने होंगे। पुलिस के पास क्या प्रूफ है, उसी से पता चलेगा कि केस आखिर क्या है। सारिका ने चिल्लाते हुए कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि पुलिस के पास क्या सबूत है, मुझे इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने उसे अरेस्ट कर लिया है। मुझे बस इस बात से फर्क पड़ता है कि मैं उन पुलिस वालों को अपने बेटे को छूने नहीं दूंगी। सारिका वैसे तो बहुत शांत किस्म की औरत थी, लेकिन अपने बेटे को मुश्किल में देखकर जैसे शेरनी सबके ऊपर झपट पड़ती थी, वैसे ही सारिका भी इस वक्त लग रही थी। उनके ऐसे बिहेवियर ने धर्मराज को चौंका दिया था। धर्मराज ने सारिका को समझाते हुए कहा, सारिका फिक्र मत करो, हम इसे संभाल लेंगे।
उनकी बात सुनकर सारिका ने गुस्से से कहा, आपको कुछ नहीं पता, मैं फिक्र क्यों ना करूं? उसे एक खून के केस में अरेस्ट किया गया है। आपने कल रात खुद देखा था कि उसने कल टीना को कैसे बचाया था, और उसने हमें भी बचाया था। वो खूनी कैसे हो सकता है? धर्मराज ने कहा, लेकिन अगर तुम ऐसे ही फिक्र करती रहोगी तो क्या होगा? इससे कुछ नहीं होगा। सबसे पहली बात तो यह है कि पुलिस को क्या प्रूफ मिले हैं वो हमें देखने पड़ेंगे। मयंक ने हमें कल रात बचाया, लेकिन हम इसकी गारंटी नहीं दे सकते कि उसने कुछ गलत नहीं किया है। सारिका अब थोड़ी हर्ट हो गई थी। उन्होंने धर्मराज की तरफ देखकर नाराज होते हुए कहा, यह आप क्या कह रहे हैं? क्या आपको यह लगता है कि आपके बेटे ने किसी का खून कर दिया है? धर्मराज ने जल्दी से कहा, मेरे कहने का मतलब यह नहीं था सारिका, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि हर चीज के लिए प्रूफ की जरूरत होती है। अगर पुलिस के पास उसके खिलाफ प्रूफ है तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। धर्मराज ने सारिका की तरफ देखा, जो अपनी आंखों से आग उगल रही थी। उन्होंने सारिका को इग्नोर करते हुए अपने आप से कहा, आज तक मैं एलिगेंस को पूरी तरह से जान चुका हूं। वो लाड प्यार से इतना बिगड़ गया है कि उसने बहुत सारे बुरे काम किए हैं, और वो इतनी सफाई से किए हैं कि उसने पीछे कोई प्रूफ तक नहीं छोड़ा। पर जब इस बच्चे की बात आई तो किसी का खून करना, ये बात तो मुझे भी नहीं जच रही। लेकिन मैं इसकी गारंटी भी तो नहीं दे सकता कि वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता। आखिर मैंने तो उसे सिर्फ एक बार ही देखा है। सारिका समझ गई थी कि धर्मराज तब क्या सोच रहे थे। उन्हें उनकी सोच पर तरस आ रहा था। वो सिवाय रोने के और कुछ नहीं कर सकी। जब सारिका से सहा नहीं गया तब उन्होंने रोते हुए कहा, धर्मराज जी, मुझे ये पता था कि आप मयंक को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। आप उसे इसलिए नहीं अपनाना चाहते क्योंकि वो आपका वो बेटा है जब आपकी और मेरी शादी नहीं हुई थी। अब आपको डर है कि इससे आपके वाधवा परिवार का नाम मिट्टी में मिल जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता तो जब आप पिछली बार दिल्ली आए थे तो उससे मिले बगैर वापस यहां से नहीं जाते। धर्मराज ने कहा, सारिका, तुम किस बारे में बात कर रही हो? मैं उसे आखिरी बार देखना चाहता था, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं था जैसा तुम सोच रही हो। मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं रात भर रुककर वापस चला गया। मैंने तुम्हें पहले ही कई बार ये बात समझाई है, फिर भी तुम मुझ पर विश्वास नहीं कर रही हो। आज तो मैं भी तुम्हारे साथ आ रहा हूं। चलो हम साथ में चलते हैं। वहीं टीना, जिसे कल रात से बहुत तेज फीवर था, आज सुबह काफी हद तक ठीक हो गई थी। हालांकि उसका शरीर अभी भी बहुत कमजोर था, इसलिए वो धीरे धीरे चल रही थी। जब वो पुलिस स्टेशन के अंदर आई तब उसने आलिया और विक्रम सिन्हा की तरफ देखते हुए कहा, आलिया, अंकल सिन्हा, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं मयंक से अकेले मिलना चाहती हूँ। आलिया ने अपने सीनियर ऑफिसर विक्रम सिन्हा की तरफ देखा तो विक्रम सिन्हा भी थोड़े झिझक गए। उन्होंने टीना की तरफ देखकर कहा, ठीक है टीना, लेकिन ज्यादा देर मत करना। अगर कुछ होता है तो तुम जोर से चिल्लाना। हम दरवाजे के बाहर ही खड़े हैं। टीना ने कहा, थैंक यू विक्रम अंकल, मैं जल्दी से बाहर आ जाऊंगी। टीना ने मुड़कर गुजराल और रागिनी की तरफ देखा और उन्हें वहीं पर रुकने का इशारा किया। फिर वो इंटरोगेशन रूम की तरफ आगे बढ़ गई। जैसे ही वो उस रूम में आई, उसने देखा उस रूम पर सिर्फ एक ही दरवाजा था। उसने मयंक की तरफ देखा, जो अपने पैर को मोड़कर सिगरेट के कश ले रहा था। टीना ने रूम के अंदर अंधेरा देखकर एक टॉर्च लिया और लाइट ऑन कर दी। उसने सीधे ही वो तेज रोशनी मयंक के मुंह पर डाल दी। उस तेज रोशनी से मयंक की आंखें बंद हो गई। उसने अपनी आंखों पर हाथ रखते हुए कहा, आप जो कोई भी हैं, क्या इस लाइट को बंद कर सकते हैं? मेरी आंखें इसकी रोशनी को झेल नहीं पा रही। टीना ने कुछ नहीं कहा और फिर से वो लाइट उसकी आंखों पर कर दी। उसे याद आया कि उसके पापा ने मयंक को कितने भरोसे के साथ अपने लोगों की सेफ्टी करने के लिए कहा था, लेकिन मयंक ने क्या किया? उसी के रतन काका को मार डाला। वो सब याद करते ही टीना अपने दांत पीसने लगी। मयंक को दांत काटने की आवाज आ रही थी, जिसे सुनते ही उसने कमेंट किया, क्या इस रूम में कोई चूहा आ गया है जो अपने दांत काट रहा है? देखो, अगर तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ लो, ऐसे खामोश रहकर तुम्हें क्या मिलने वाला है? टीना ने गुस्से में कहा, मयंक, ये मैं हूं, टीना ओबरॉय। मयंक ने हैरानी से कहा, टीना, ये तुम हो? तो इतनी देर से बात क्यों नहीं कर रही हो? अच्छा, अब मुझे पता चला। तो क्या तुम भी मुझसे ये पूछने आई हो कि मैंने तुम्हारे रतन काका को क्यों मारा? टीना ने चिल्लाते हुए कहा, बेवकूफ इंसान, तुमने मेरे रतन काका को क्यों मारा? उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? ऐसा क्यों किया तुमने? ऐसी क्या बात थी जो तुम उन्हें जिंदा नहीं रख सके? तुमने मेरे सामने ही उन्हें मार डाला। टीना नीचे बैठकर रोने लगी। उसका रोना देखकर मयंक के दिल में भी दर्द होने लगा। उसे दुख हो रहा था कि उसने टीना को कितना परेशान कर दिया था। मयंक ने धीमी आवाज में कहा,
मैंने रतन को नहीं मारा है मिस टीना। टीना जो अभी अभी रो रही थी, उसने टेबल पर अपना हाथ जोर से मारा और खड़े होते हुए कहा, मेरे सामने उनका गला काटने के बाद तुम ये अपने मुंह से कैसे कह सकते हो कि तुमने उन्हें नहीं मारा? ये रहा वीडियो जो इस मोबाइल में है, देख लो, शायद तुम्हें अपने किए पर यकीन हो जाए। इतना कहकर उसने अपना फोन मयंक की तरफ उछाल दिया। मयंक ने उस फोन को गिरने से पहले ही पकड़ लिया और फिर टीना की तरफ देखकर हल्के से कहा, मैंने ये वीडियो पहले ही देख लिया है टीना, और इस वीडियो में मैं नहीं हूं, ये कोई और है। टीना ने अपने दांत पीसते हुए कहा, तुम अब भी इस बात से इनकार कर रहे हो कि तुमने उन्हें नहीं मारा? तुम पर कोई कैसे ट्रस्ट करेगा? मयंक, जब तुमने पूरी वीडियो देख ली है तो कोई छोटा दूध पीता बच्चा भी बता देगा कि तुमने ही उन्हें मारा है। मयंक ने नीचे देखते हुए कहा, तुम मुझ पर भरोसा करो या ना करो, ये अलग बात है, लेकिन फिलहाल के लिए इस लाइट को मेरे चेहरे से हटाओ, मैं कुछ देख नहीं पा रहा। टीना ने उस लाइट को बंद नहीं किया, उल्टा वो लंबी लंबी सांसें लेते हुए उसकी तरफ गुस्से से देख रही थी। मयंक ने फिर उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैं सच कह रहा हूं टीना, मैंने तुम्हारे रतन काका को नहीं मारा। टीना ने भी चिल्लाते हुए कहा, तुम अभी भी बहाने बना रहे हो मयंक, मैंने खुद अपनी आंखों से तुम्हें उनका गला काटते हुए देखा है। उन्होंने मेरी बाहों में ही दम तोड़ दिया। मरने से पहले उन्होंने कहा कि तुम इंसान नहीं हो, फिर भी तुम इसे मानने से इनकार कर रहे हो। टीना बोलते हुए मयंक के पास चली आई और उसने उसके गले को पकड़कर दबाना शुरू कर दिया। उसने गुस्से से कहा, आई विल किल यू, तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं। तुमने मेरे पापा को गायब कर दिया, मेरे रतन काका को मार दिया, तुमने एक बार फिर से मुझे धोखा दिया। इससे अच्छा तुमने मुझे मार क्यों नहीं दिया? अब मेरे जीने का कोई फायदा नहीं, लेकिन मरने से पहले मैं तुम्हें मार कर रहूंगी। मयंक अगर चाहता तो टीना को बस अपनी एक उंगली से अपनी गर्दन से हटा सकता था, लेकिन ऐसा उसने नहीं किया। उसने टीना को अपना गला दबाने दिया, क्योंकि वो उसके दिल के दर्द को समझ पा रहा था। यही वो चाहता था कि टीना अपना सारा गुस्सा उस पर पूरी तरह से निकाल दे। जब मयंक सह नहीं सका तो उसने टीना को दूर धकेलते हुए कहा, टीना बस हुआ, अब और नहीं। टीना ने चिल्लाते हुए कहा, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मयंक। टीना ने अपने नाखून वाले हाथों से मयंक के चेहरे पर निशान बना दिया। मयंक ने टीना को झटके से ही खुद से दूर धकेल दिया। टीना टेबल पर जाकर गिर गई, लेकिन उसने फिर से उठते हुए मयंक पर हमला करना शुरू कर दिया। मयंक को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। वहीं टीना ने चिल्लाते हुए कहा, अगर तुम में अभी भी हिम्मत है तो मुझे भी मार दो मुझे भी। तुम बस यही कर सकते हो, दूसरे लोगों की जान लेना तुम्हारी आदत बन गई है। मयंक ने टीना की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकता? टीना भी चिल्लाई, हाँ मैं जानती हूं, तुम मेरे साथ बहुत कुछ कर सकते हो, मेरी जान ले सकते हो, तो करो, तुम्हें रोका किसने है? थोड़ी हिम्मत दिखाओ और मुझे मार डालो। टीना अब मयंक के ऊपर चढ़ चुकी थी। उसने अपने पैर चेयर पर रख लिए थे और वो मयंक की चेस्ट पर अपने दोनों हाथों से वार कर रही थी। मयंक को ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे गुदगुदी कर रही हो। उसका इस तरह से मारना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। टीना ने फिर से रोते हुए कहा, तुम्हें उन्हें नहीं मारना चाहिए था, आखिर तुमने मारा क्यों? क्या गलती थी उनकी? तुम ऐसे उनकी जान कैसे ले सकते हो? टीना की चीख सुनकर विक्रम सिन्हा और रागिनी दरवाजा खोलकर अंदर आ गए। उन्हें लगा कहीं मयंक ने टीना के ऊपर हमला तो नहीं कर दिया, लेकिन सामने का नजारा देखकर वो दोनों हैरान थे। विक्रम सिन्हा ने रागिनी की तरफ देखते हुए कहा, मैंने जब टीना की चीख सुनी तो मुझे लगा कि मयंक उस पर हमला कर रहा है, लेकिन यहां तो टीना ही उसे पीट रही है। रागिनी ने टीना की तरफ अपने कदम बढ़ाए और उसे खींचते हुए कहा, मिस टीना पहले शांत हो जाओ और यहां आओ। टीना ने चिल्लाते हुए कहा, मिस रागिनी मुझे छोड़ दो, जस्ट लीव मी, मैं उससे पीट पीट कर मार डालूंगी। मयंक ने टीना के बाल पकड़ लिए और गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए कहा, टीना तुम यही जानना चाहती हो ना कि मैंने रतन काका को मारा है या नहीं? हाँ मैंने उन्हें मार डाला है। अब खुश? अब तुम जाओ यहां से। इससे पहले कि मयंक अपनी बात पूरी कर पाता, आलिया ने चिल्लाते हुए कहा, बकवास मत करो मयंक, इस कमरे में सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, अगर तुम अपने मुंह से कुछ भी कहोगे तो यहां पर सब रिकॉर्ड हो जाएगा और कोर्ट में इसे प्रूफ के तौर पर पेश किया जाएगा। जब मयंक ने खुद के मुंह से सब कुछ कबूल कर लिया तो टीना उसकी तरफ देखकर हैरान रह गई और उसने रोते हुए कहा, तो ये सच है?
तुमने उन्हें मार डाला है। मुझे लगा नहीं था कि तुम उन्हें ऐसी मौत दोगे। मयंक ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, हाँ ये सच है। रतन ही वो इंसान है जिसे मैंने मार डाला। मैं उससे बहुत टाइम से नफरत करता था, इसलिए मुझे उस दिन जब मौका मिला तब मैंने उन्हें अपनी छुरी से मार डाला। यही नहीं, और सुनना चाहती हो? इसके बाद मैंने तुम्हारे पापा को एक नदी के पास ले जाकर उन्हें एक पेड़ से बांध दिया, फिर उन्हें लटकाकर फांसी दे दी और उनके पेट पर छुरी से वार कर कर उनका पेट काट डाला। उस भयानक दर्द से उनकी आंखें और जीभ बाहर आ गई थी। उसके बाद मैंने उन्हें नदी में फेंक दिया। मयंक के ऐसा कहने पर टीना को अपना सपना याद आया जो उसने अपने पापा के बारे में देखा था। उसने यही सब अपने सपने में देखा था कि उसके पापा को पेड़ से लटकाया गया था और फिर उनके पेट पर वार करके उन्हें नदी में फेंक दिया गया था। टीना ने मयंक की तरफ देखकर जोर से कहा, तुम खूनी हो तुमने इतनी बेरहमी से उन्हें मार डाला। टीना जब जोर जोर से यही कह रही थी, अचानक उसे चक्कर आने लगे और उसकी आंखें बंद होने लगी और थोड़ी ही देर में वो वहां पर गिरकर बेहोश हो गई। मयंक को लगा वो नाटक कर रही थी, इसलिए उसने टीना को भड़काते हुए कहा, अब ये सारा सच सुनने के बाद तुम नाटक क्यों कर रही हो? उठो, क्या तुम सच भी सुनना नहीं चाहती? वो तुम ही थी ना जो ये सब कुछ सुनना चाहती थी। तुम सुनना चाहती थी ना कि मैंने उसे मारा है। आलिया को लगा मयंक इस वक्त पागल हो गया है, इसलिए उसने उसके पास आते हुए उसे थप्पड़ मारकर उसे होश में लाने की कोशिश की और चिल्लाते हुए कहा, ये तुम क्या बक रहे हो मयंक? तुम जानते हो ना तुम्हारी सारी बातें रिकॉर्ड हो रही है, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए? लेकिन उसने अपना हाथ बीच में ही रोक लिया, क्योंकि मयंक ने जब उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखों में खून सवार था। मयंक ने उसकी तरफ देखकर तीखेपन से कहा, क्या तुम अब मुझे ये सब बताने वाली हो? आलिया ने शौक होते हुए कहा, देखो मयंक, मैं जानती हूं कि तुमने मिस्टर ओबरॉय या फिर रतन, इन दोनों में से किसी को नहीं मारा। मैं जानती हूं कि तुम्हें सब कल्प्रिट समझ रहे हैं, लेकिन तुम इस तरह से बिहेव मत करो। मयंक ने आलिया को रोकते हुए कहा, नहीं, तुम गलत बोल रही हो। ये मैंने ही किया है। मैंने ही रतन काका को मारा है, मैंने ही मिस्टर ओबरॉय को मारा है। इसके साथ साथ दिल्ली में जितने भी मर्डर हुए हैं वो सब मैंने ही किए हैं। मैं हूं असली खूनी, क्योंकि मैं उनसे नफरत करता था, इसलिए मैंने सबको मार डाला। अगर तुम मेरे साथ बुरा बर्ताव करोगी तो मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। आलिया मयंक का पागलपन देखकर बुरी तरह से डर गई और पीछे हट गई। अब वहां बस मयंक के हंसने की आवाज गूंज रही थी। मयंक ने जोर से हंसते हुए कहा, हाँ मैं पागल हूं, इसलिए तुम्हें ये सब कह रहा हूं। एक पागल ही इतने सारे लोगों को मार सकता है। लोगों ने कहा कि मेरे होटल का खाना अच्छा नहीं है, इससे उन्हें तकलीफ हो रही है, तो मुझे उन्हें मारना पड़ा। अगर मैं उन्हें नहीं मारता तो मुझे नींद नहीं आती, खाना खाने का मन भी नहीं होता, इसलिए मैंने उन्हें मार दिया। कमिश्नर विक्रम सिन्हा ने अपनी गन बाहर निकाल ली थी। मयंक का पागलपन देखकर उन्हें लग रहा था कि वो अब आपे से बाहर हो रहा था, तो उन्होंने सिक्योरिटी के लिए अपनी गन को हाथ में ले लिया। तभी उनके पीछे से एक लेडी की आवाज आई जो मयंक को आवाज लगा रही थी। उन्होंने प्यार से कहा, मयंक रुक जाओ बेटा। उस लेडी की आवाज बहुत नर्म थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने बच्चे को इन सारे लोगों से सेव करना चाहती हो। उनकी आवाज सुनते ही मयंक ने हंसना बंद कर दिया। मयंक अब नॉर्मल हो चुका था। उस एक आवाज ने उसके पागलपन को शांत कर दिया था। उस लेडी की तरफ देखकर कमिश्नर विक्रम सिन्हा ने अपनी गन को फिर से पॉकेट में रख दिया और उस लेडी की तरफ बढ़ते हुए कहा, मिसेस सारिका, मैडम आप यहां पर कैसे? कोई काम था तो मुझे बुला लिया होता। आलिया बाहर से आ रही उस लेडी की तरफ हैरानी से देखने लगी। वो एक ब्यूटीफुल लेडी थी जिनके पीछे शायद उनके हस्बैंड भी चले आ रहे थे। मिसेस सारिका ने विक्रम सिन्हा की तरफ अपनी आग उगलती हुई आंखों से देखा और कहा, मैं मयंक से मिलने आई थी और मैं देख रही हूं कि यहां पर कुछ भी ठीक नहीं है। मिसेस सारिका ने विक्रम सिन्हा की तरफ देखा तो वो पीछे हट गए। मिसेस सारिका ने आगे कहा, कमिश्नर साहब, क्या आप मुझे बताएंगे मयंक का क्राइम क्या है? विक्रम सिन्हा समझ नहीं पा रहे थे कि मिसेस सारिका का मयंक के साथ क्या रिश्ता था। वो उसके बारे में इतना क्यों पूछ रही थी? उन्हें मिसेस सारिका की आंखों में मयंक के लिए फिक्र साफ दिख रही थी। विक्रम सिन्हा ने मिसेस सारिका की तरफ देखकर कहा, मैडम बात ऐसी है कि विक्रम सिन्हा ने सब कुछ मिसेस सारिका को समझा दिया और इस केस के बारे में हर एक इंफॉर्मेशन दे दी। विक्रम सिन्हा ने अब मिसेस सारिका की तरफ देखते हुए कहा, मिसेस सारिका, आप मुझे भला बुरा कह सकती हैं, क्योंकि मैं टीना की साइड पर खड़ा था और बिना परमिशन लिए उन्हें मयंक से मिलने दिया। ऐसा लग रहा है
जैसे कि टीना की वजह से ही वो ऐसी हरकतें कर रहे थे। मिसेस सारिका ने विक्रम सिन्हा की तरफ देखते हुए कहा, कोई बात नहीं, टीना मयंक की गर्लफ्रेंड है, इसलिए उसने आपसे मयंक से मिलने की बात कही होगी। मिसेस सारिका ने टीना को वहां पर बेहोश होते हुए देख लिया था। उसकी तरफ देखकर उन्हें गिल्टी फील हो रहा था। उन्होंने विक्रम सिन्हा की तरफ देखते हुए कहा, मैं इस लड़की की फीलिंग्स को समझ सकती हूँ। मिस्टर विक्रम, क्या पुलिस को यकीन है कि मयंक ही मर्डरर है? विक्रम सिन्हा ने जल्दी से अपना सिर हिलाते हुए कहा, मिसेस सारिका, अगर मैं आपको बताऊं कि हम इस बात पर ट्रस्ट नहीं करते कि वो खूनी है, तो क्या आप यकीन करेंगे? क्योंकि हमारे पास जो प्रूफ है वो सिर्फ एक वीडियो है। उस वीडियो की वजह से ही हमने उसे अरेस्ट किया है। मिसेस सारिका ने धीरे से कहा, मैं नहीं कह रही कि आप लोगों ने उसे अरेस्ट करके अच्छा नहीं किया। मैं ये पूछ रही थी कि आपके पास क्या प्रूफ है उसके खिलाफ। मिस्टर विक्रम, मैं और मेरे हस्बैंड, हम दोनों मयंक से अकेले में बात करना चाहते हैं। विक्रम सिन्हा ने मिसेस सारिका को पहले कभी इतना परेशान नहीं देखा था, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर मयंक के साथ मिसेस सारिका का रिश्ता क्या था। उसके मन की बात समझते हुए मिसेस सारिका ने कहा, विक्रम सिन्हा जी, वो मुझे चोट नहीं पहुंचाएगा क्योंकि मैं उसकी आंटी हूं। तब विक्रम सिन्हा ने चौंकते हुए कहा, ओह, तो आप उसकी आंटी हैं? वही तो मैं सोचूं कि आप उसके लिए इतनी परेशान क्यों हैं। मैडम, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप उससे मिल रही हैं तो मुझे बस आप दोनों की सेफ्टी की फिक्र थी। कमिश्नर विक्रम सिन्हा अपने मन में सोचने लगा, मुझे नहीं लगा था कि सारिका जैसी एक पावरफुल लेडी मयंक के पीछे होगी। मयंक के साथ उनका रिश्ता होना उसके लिए कितना फायदेमंद है, शायद वो इस बात को नहीं जानता। कमिश्नर विक्रम सिन्हा के इशारे पर आलिया ने टीना को उठाकर बाहर ले जाना शुरू किया, जिसमें उसकी मदद रागिनी ने की। फिर विक्रम सिन्हा ने उन्हें इंस्ट्रक्शन देते हुए कहा, टीना के लिए अभी के अभी डॉक्टर को बुलाओ और उसे चेक करने के लिए कहो। मिसेस सारिका के आने के बाद मयंक पूरी तरह से ठीक हो चुका था। उसने इंटरोगेशन रूम का दरवाजा बंद होते ही मिसेस सारिका से कहा, हेलो आंटी, आप यहां पर कैसे आई? आपको कैसे पता चला मैं यहां पर हूं? मिसेस सारिका ने मयंक के पास आकर उसके गर्दन पर जो टीना ने नाखून के निशान बनाए थे उस पर हाथ फेरते हुए कहा, मयंक, मैं तुमसे पहले सॉरी कहना चाहती हूँ, क्योंकि जब तुम्हारे रेस्टोरेंट की ओपनिंग हुई तब मैं तुमसे मिलने वहां पर नहीं आ पाई, क्योंकि दिल्ली में एक एक्सीडेंट हो गया था जिसके लिए मुझे वहां जाना पड़ा। मयंक ने भी व्यंग से कहा, कोई बात नहीं आंटी, वहां पर आपकी सेक्रेटरी आ गई थी और उन्होंने आपकी कमी को पूरा कर दिया था। सारिका ने मयंक की तरफ देखते हुए कहा, उन्हें यह सब करना ही पड़ेगा मयंक, क्योंकि उसे मैंने ही ऑर्डर दिए थे। मयंक ने धर्मराज की तरफ देखा, जो अब तक चुप खड़े थे और मयंक को घूरे जा रहे थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि जब मिसेस सारिका ने उन्हें बताया कि मयंक उनका बेटा है तो उन्हें इस पर विश्वास नहीं हुआ था, क्योंकि मयंक सारिका की तरह बिल्कुल नहीं था। लेकिन उसके पागलपन को देखकर धर्मराज ने उसे ऐसे घूरा जैसे वो सच में कोई पागल हो। एक वक्त था जब वो भी मयंक के लिए इसी तरह से पागलपंती पर उतर आया था, जब उसके पिता ने मयंक को उससे दूर कर दिया था। धर्मराज जी ने उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, मयंक, मैं धर्मराज वाधवा हूं, सारिका का हस्बैंड। तुम मुझे अंकल बुला सकते हो या फिर मेरे नाम से भी बुला सकते हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मयंक ने धर्मराज जी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। मुझे लोगों को अंकल कहने की आदत नहीं है, इसलिए मैं आपको आपके नाम से बुलाऊंगा, जबकि आप मुझसे बड़े हैं और आप मेरी आंटी के पति हैं। मुझे लगता है कि आपको मिस्टर वाधवा बुलाना ही सही होगा। मयंक की बात सुनकर मिसेस सारिका उसे हैरानी से देखने लगी। वहीं मिस्टर वाधवा भी कुछ नहीं कह सके।